हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, आज जावास्क्रिप्ट में हम मेथड्स की बात करेंगे जो कि प्री डिफाइंड मेथड्स है। एरे मेथड्स, स्ट्रिंग, मैथमेटिक्स, डेट एंड टाइम मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरे मेथड्स की। एरे मेथड्स में बात करेंगे मैप फंक्शन की। मैप फंक्शन एरे के लिए यूज़ होता है या एरे में एलिमेंट्स होते हैं, आप उनको मान लीजिए कैलकुलेट करके कोई अलग ही वैल्यू बना करके आप अलग दूसरे एरे में स्टोर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एरे दिया है जिसमें अलग अलग एलिमेंट है, न्यूमेरिक एलिमेंट है। अब इसमें चाहते हैं कि इन सब की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होकर के एक अलग एरे बन जाए और उसमें आ जाए। 10 से मल्टीप्लाई किया, देखिए अलग एक एरे बन गया और उसमें वो सारी वैल्यू स्टोर हो गई। तो ये सब काम करने के लिए मैप फंक्शन यूज़ होता है। इसी तरह से 10 से क्या आप और भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो मैप फंक्शन से करेंगे। तो मैप फंक्शन किस तरह से काम करेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा एरे का नाम, जो कि ए मैंने डिक्लेयर किया है, फिर ए डॉट मैप, फिर पैरेंथेसिस में राउंड ब्रैकेट में फंक्शन नेम देना होगा, जो भी आप फंक्शन आगे डिफ़ाइन करेंगे उसको। अभी इसमें फंक्शन कॉल किया जा रहा है, आगे डिफ़ाइन करेंगे। और फंक्शन में जो भी आप डेफिनेशन देंगे, जो भी वर्क कराना चाहते हैं, जैसे इसमें से कई सारे एलिमेंट निकाल करके आप उसको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे और वो वर्क करा सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एरे ले लिया है ARY, और उसमें हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। सपोज़ 11, 4, इसी तरह से और एक आध नंबर ले लेते हैं 9, 16। तो ये मैंने एक एरे बना लिया है। अब इस एरे को हम मैप फंक्शन के थ्रू यूज़ करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा वेर, जिसमें कि वैल्यू स्टोर होके आएगी। बी नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, नई एरे क्रिएट होगी ऑब्वियसली, मैंने बताया, जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। फिर उसमें एरे डॉट मैप फंक्शन हमने कॉल किया है। अब मैप फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको आगे हम डिफ़ाइन करेंगे। टेस्ट नाम का फंक्शन बना लिया, जिसे कॉल कर लिया है। अब ये फंक्शन हम डिफ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि पहले से तो बना है नहीं तो इसलिए काम नहीं करेगा, इसलिए अब इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इसमें टेस्ट नाम के फंक्शन में हमें क्या कराना है, आप जो भी वर्क कराना चाहते हैं एरे एलिमेंट के साथ, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो वर्क कराना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है रिटर्न में जैसे कि हर एक एलिमेंट से 10 से मल्टीप्लाई कर दे, या आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए x में पास होके एरे के एलिमेंट आ रहे हैं और उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दे और रिटर्न कर दे वैल्यू, तो वो वैल्यू रिटर्न होके b नाम के एरे में चली जाएगी। अब इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम प्रिंट करा लेते हैं, जिससे हमें दिख जाए कि क्या वैल्यू आ रही है b की। ठीक है, तो आप देखिए सेव करके इसे रन कराया है, तो ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई होके एरे की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं एरे पे। और भी कोई अलग अलग तरह के काम, आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी इसको काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग नेम वैल्यू दे करके आप उनको एक्सेस करके डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की। स्ट्रिंग मेथड्स जो कि प्री डिफाइन दिए हुए हैं, जो कि अलग अलग स्ट्रिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग में ये कई सारे फंक्शंस हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। लेंथ नाम से ही पता चल रहा है, लेंथ फंक्शन यानी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने HTML के डॉक्यूमेंट में देखिए एक str नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया है, और उसमें हम कोई बड़ा सा एक सेंटेंस लिख लेते हैं या स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट इज़ द ग्रेट लैंग्वेज। तो सपोज़ ये ले लिया है मैंने एक स्ट्रिंग। अब इसकी लेंथ काउंट करते हैं, चलिए लेंथ फंक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले एक जिसमें लेंथ काउंट होके स्टोर होगी, उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया है। फिर str, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का ये हमारा स्ट्रिंग है, और डॉट लेंथ, str स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है, डॉट लेंथ किया। अब इसे प्रिंट करा लेते हैं, जो भी लेंथ कैलकुलेट होके आई होगी वो a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब इसे सेव करके रन कराते हैं, देखिए 30 आई है लेंथ। तो ये पूरे स्ट्रिंग की लेंथ है 30। इसमें जो एक एक लेटर है उसको काउंट करेंगे, उसके साथ स्पेसेस को भी काउंट करेगा। अगर आपने जितने स्पेस दिया है उसे पर एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा, तो स्पेसेस को भी काउंट करके यहाँ पे पूरी इसकी लेंथ आई है 30। अगर सपोज़ मान लीजिए इसमें से मैंने कुछ टेक्स्ट हटा दिया, आप सेव करके रन कराते हैं, देखिए 10 हो गई है लेंथ। तो इस तरह से ये लेंथ को कैलकुलेट करता है। ये होता है लेंथ फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग को लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। मैंने आपको एरे वाले वीडियो में भी बताया है कि किस तरह से लेंथ फंक्शन यूज़फुल है। इसके अलावा और भी कई सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन, जैसे टू लोअर केस टू अपर केस, नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए अगर आप स्ट्रिंग को
लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी लोअर यानी कि स्मॉल कैरेक्टर्स होने चाहिए सारे। जैसे इसमें जावा का जे बड़ा है, ग्रेट बड़ा है और इस तरह से अलग अलग अल्फ़ाबेट बड़े हैं। तो अगर आप सारे स्मॉल में करना चाहते हैं तो आपको str यानी स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट टू लोअर केस लिखेंगे और इसको सेव करके रन कराएंगे तो ये आ जाएगा लोअर केस में। तो देखिए ये जावा स्क्रिप्ट ये पूरा सारा स्मॉल में आ गया है, इसमें कोई भी एक भी कैपिटल लेटर नहीं है, पूरा स्मॉल में आ गया है। तो लोअर केस का काम होता है स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना। मान लीजिए मैंने ये ग्रेट कैपिटल में लिखा है, देखिए ये भी पूरा स्मॉल में आ गया है। तो जो भी कैपिटल लेटर में लेटर्स होंगे उनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। इसी का अपोजिट होता है टू अपर केस। टू अपर केस का नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, जितने भी लेटर्स हैं स्मॉल उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट इज़ ये सारा स्मॉल में दिया हुआ है मैंने और ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरह से और भी कई सारे फंक्शंस हैं। जैसे तीसरा है इंक्लूड फंक्शन। इंक्लूड फंक्शन का काम होता है कि किसी स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर लेटर या वर्ड है या नहीं, ये पता करने के लिए इंक्लूड फंक्शन यूज़ में आता है। तो इसको आइए प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो जैसे मैंने ये सेंटेंस लिया हुआ है, ये स्ट्रिंग है हमारी जावा स्क्रिप्ट इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज और इसमें str डॉट इंक्लूड नाम का फंक्शन ले लिया। अब हमें क्या सर्च करना है, डबल कोट में हमें वो देना पड़ेगा कि जैसे इस स्ट्रिंग में ग्रेट है या नहीं है। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, हाँ कैपिटल में देखिए ग्रेट लिखा हुआ है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो अब इसी को स्मॉल में लिख दिया ग्रेट तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। ये कैपिटल है तो कैपिटल में ही एग्जैक्टली होता है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे जी मैंने दिया है कैपिटल में, बाकी स्मॉल में है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मैच नहीं हो रहा है इसलिए फॉल्स आ रहा है। तो केस सेंसिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से और कोई लेटर्स मान लीजिए सर्च करते इज़ दिया हुआ है इसमें ट्रू है, इस तरह से इज़ कर देते हैं तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ऐसा कोई वर्ड इसमें है नहीं। तो ये पूरे स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर वर्ड या लेटर को ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है इंक्लूड फंक्शन। इसी तरह से IPT देखिए ये भी निकाल दिया है, जावा स्क्रिप्ट में IPT है, ये लेटर्स हैं तो इसमें ढूंढ के बता दिया। ठीक है, तो ये कैपिटल P कर दिया तो ये फॉल्स बता रहा है क्योंकि कैपिटल P तो है नहीं। तो ये था इंक्लूड फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, स्टार्ट विथ फंक्शन और एंड विथ फंक्शन। देखिए स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन करना हो तो इस तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस बहुत यूज़फुल होते हैं। तो स्टार्ट विथ फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी स्ट्रिंग के अंदर स्टार्टिंग कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लेटर से स्टार्ट होता है, ये फाइंड करते हैं। और एंड विथ फंक्शन से हम ये पता करते हैं कि स्टार्ट एंड किस वर्ड से या लेटर से हो रहा है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए मैंने ये स्ट्रिंग ले रखी है। इस स्ट्रिंग में अब मैं ये जो वर्ड दिए हुए हैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। इसमें देखती हूँ कि स्टार्ट विथ का W कैपिटल होगा और इसमें पर्टिकुलर लेटर ले लेती हूँ। मान लीजिए ये जावा स्क्रिप्ट, यही मैं डाल देती हूँ और इससे देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए ट्रू आ रहा है, यानी ये जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये ट्रू आ रहा है। अब इसकी अगर मान लीजिए मैंने इसमें जावा स्क्रिप्ट का स्पेलिंग गलत लिख दिया, स्क्रिप्ट या S स्मॉल कर दिया तो ये स्टार्ट फॉल्स बता रहा है क्योंकि S स्मॉल है। या फिर सिर्फ जावा लिखा तो देखिए फिर से ट्रू आ रहा है। तो केस सेंसिटिव है, ये आप याद रखिएगा, यानी कि स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एंड विथ फंक्शन किस तरह से काम करेगा। एंड विथ फंक्शन में मान लीजिए एंड किससे हो रहा है उसको देना है। तो मान लीजिए लैंग्वेज, ये इस पर्टिकुलर वर्ड से एंड हो रहा है तो देखिए ट्रू दिखा रहा है। लैंग्वेज मैंने डाला, इसने सर्च करके बता दिया हाँ लैंग्वेज से एंड हो रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। इस तरह AGE लास्ट का AGE वर्ड से आ रहा है तो उसके भी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि AGE लैंग्वेज के लास्ट में ये वर्ड आ रहा है, ये लेटर्स आ रहे हैं। तो ये डॉट लिख दिया तो ये फॉल्स रिटर्न करने लगा क्योंकि डॉट तो है नहीं, डॉट से एंड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम स्टार्ट विथ और एंड विथ का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्च फंक्शन की। सर्च फंक्शन इंक्लूड फंक्शन की ही तरह होता है, लेकिन इंक्लूड फंक्शन जो है ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है कि है या नहीं, उसके लिए ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन सर्च ऐसा नहीं करता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करता है। आइए बताते हैं कैसे होगा। तो देखिए ये एक जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम ओपन कर लिया है इसमें और ये स्ट्रिंग
मैंने ले रखी है पहले। अब इसमें देखिए str.search फंक्शन यूज़ किया है मैंने। अब इसमें डबल कोट में इस दे दिया, तो इस जो है कौन से लेटर पे आता है, ये वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को दिखाता है। देखिए जैसे जावास्क्रिप्ट काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11th पोजीशन पे आई आ रहा है, तो 11th पोजीशन बता दी है। इसमें स्पेस भी काउंट होता है, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन बता देगा सर्च कि किस पोजीशन पे वो पर्टिकुलर लेटर या वर्ड आ रहा है। इसी तरह मैंने मान लीजिए ग्रेट लिखा, तो ग्रेट 16 पोजीशन पे आ रहा है, आपका 0 से काउंट करके देख सकते हैं। तो इसी तरह से स्मॉल में दिया तो ये मैच नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी -1 इसका मतलब है कि इसमें है नहीं, तो इसमें फॉल्स की जगह पे -1 रिटर्न करता है। इसी तरह से बैड लिख दिया, ये भी वर्ड इसमें है नहीं, तो ये -1 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से अगर कोई भी वर्ड नहीं होगा, सर्च में नहीं आएगा, तो वो -1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज पोजीशन वैल्यू। अब बात करेंगे मैच फंक्शन की। मैच फंक्शन का काम होता है कि वैल्यूज़ को मैच कराना। ये सर्च की तरह ही होता है, लेकिन ये एक अलग एरे क्रिएट कर देता है और उसमें वैल्यूज़ जो मैच होती जाती हैं उसे स्टोर करता जाता है। तो इस तरह से काम करता है मैच फंक्शन। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब देखिए मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और इसमें ये आप जैसा कि देख रहे हैं ये स्ट्रिंग है और इसमें ये इज़ दिया हुआ है। अब एक और इज़ लिख लेते हैं कि एक ही रहेगा तो क्या मैच करेगा, 2-3 होने चाहिए जिसे स्टोर कर सके। तो फिर उसके बाद मैंने str में डॉट मैच लिखा, फिर यहाँ पर अब इनमें से मैच कराए उसके लिए हम डबल कोट में ना दे करके स्लैश करके एक फॉरवर्ड स्लैश करके उसके अंदर वैल्यू देंगे। जैसे मैंने मान लीजिए इसमें इस दिया है, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार स्टोर करेगा। फिर उसके बाद पूरे स्ट्रिंग में हर जगह सर्च करें, उसके लिए जी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये मैं आपको बाद में और डिटेल में बताऊंगी। जी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, फिर ये देखिएगा ग्लोबली सर्च करेगा कि इज़ कहाँ कहाँ पे है। तो ये देखिए सेव करके रन कराया तो इज़ 2 बार आया है, तो ये एक एरे बन गई जिसमें 2 बार इज़ स्टोर हो गया है। मैंने बताया था कि एरे बन जाएगी जिसमें स्टोर हो जाएंगे अलग जो मैच होगा वैल्यू। तो इस तरह से ये 2 बार इज़ मिला है तो दोनों स्टोर हो गए हैं। तो इस तरह से कुछ काम करता है मैच फंक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये दोनों फंक्शन मैंने बताए हुए हैं आपको एरे में, ये काफ़ी कुछ बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स ऑफ फंक्शन का काम होता है स्टार्टिंग में जो वर्ड मिलेगा उसको मैच कराएगा, अगर वो मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ आगे अगर मिल जाएगा तो आगे सर्च नहीं करेगा। जैसे यहाँ 2 बार इस दिया है, पहली बार इस दिया तो इसको सर्च कराया तो हाँ 11th पोजीशन पे देखिए आ गया ये, लेकिन ये आगे के वाले इसको सर्च नहीं कर रहा है, मिल गया तो ये तुरंत बाहर आ जाएगा, आगे सर्च नहीं करेगा। इसी तरह से लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी होता है कि ये लास्ट से सर्च करेगा। अगर जैसे इसमें इज़ दिया है तो मिल गया बीच में 22th पोजीशन पे इज़, तो वो आगे का इज़ सर्च नहीं करेगा, लास्ट से सर्च करना शुरू करेगा और इज़ मिल गया तो ये बाहर आ जाएगा, आगे सर्च नहीं करेगा। तो ये होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसमें आई इंडेक्स का आई और ऑफ का ओ कैपिटल रहेगा। तो इसी तरह से ये काम करेगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह से आप MS वर्ड में रिप्लेस का यूज़ करते हैं, यानी किसी वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड लाना। आइए इसको HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मेरा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, str एक स्ट्रिंग स्टोर की हुई है। अब इसमें a=str.replace लिख देते हैं। तो इसमें रिप्लेस क्या करना है, हमें किसकी जगह पे करना है ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये जावास्क्रिप्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसको हमें हटाना है, यानी ये रिप्लेस करके कुछ और लिखना है। तो पहले हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर ये पहले सर्च करेगा ये पर्टिकुलर वर्ड जो मैं दे रही हूँ पैरामीटर में वो है भी या नहीं स्ट्रिंग में। तो उसको सर्च करने के बाद फिर दूसरा पैरामीटर देंगे। मान लीजिए मैंने PHP दिया, तो अब जावास्क्रिप्ट की जगह PHP लिख दे। अब देखिए रन कराया है, PHP इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट की जगह पे PHP आ गया है। तो इस तरह से रिप्लेस वर्क करता है। इसी तरह से मान लीजिए इज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसकी जगह पे आर कर दिया तो इसकी जगह पे आर हो गया, लेकिन इस 2 जगह है आप देख रहे हैं। तो पहले वाले इसको तो रिप्लेस कर दिया बट दूसरा वाला रिप्लेस नहीं किया। तो इसके लिए हमें रेगुलर सर्च लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें 2 स्लैश लगाने पड़ेंगे, जो भी उसके अंदर पर्टिकुलर वर्ड सर्च कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। ग्लोबली सर्च करेगा जी, फिर उसकी जगह पे आर
ये लिख दिया जो रिप्लेस करना है। तो ये सर्च करके दोनों जगह इज़ मिला है उसकी जगह पे रिप्लेस करके आर कर देगा। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, वो है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का बेसिकली यूज़ होता है किसी भी स्ट्रिंग से स्पेसेस को रिमूव करना, स्टार्टिंग और एंड में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसे रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने स्ट्रिंग ये एक्सेल का डॉक्यूमेंट खोल लिया है। तो इसमें पहले एक मैं स्ट्रिंग ले लेती हूँ। जैसे सपोज़ मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया str नाम की, जिसमें जावास्क्रिप्ट स्टोर है, और इसमें कुछ स्पेसेस डाल देते हैं आगे पीछे। अब इसमें देखिए आप जब प्रिंट कराएंगे इसे ना, तो इसमें स्पेसेस दिखेंगे। अब इसमें तो इस तरह से दिख नहीं रहा है स्पेस, लेकिन स्टार्टिंग में स्पेस दिखता है, एंड में भी स्पेस होता है, वो भी प्रिंट होता है, काउंटिंग में भी स्पेस काउंट किए जाते हैं। अब मान लीजिए इसको अलर्ट बॉक्स में मैं प्रिंट कराती हूँ। अलर्ट बॉक्स में प्रिंट कराने पे एक मिनट, आप देखिए, ये देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है जो हमने उसमें दिया हुआ था डिक्लेरेशन में, और एंड का भी स्पेस दिख रहा है। तो इस तरह के स्पेसेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन यूज़ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग का नाम, और उसके लिए कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेसेस को रिमूव करना है। तो a.str.trim ये हम फंक्शन यूज़ करेंगे। str में जो भी स्ट्रिंग है उसको ट्रिम कर देगा। तो इसमें अब देखिए ये स्पेसेस रिमूव हो गए हैं। ट्रिम फंक्शन यूज़ करने से स्टार्टिंग के स्पेसेस रिमूव हो गए। तो इस तरह से ट्रिम फंक्शन वर्क करता है। ये बेसिकली जब हम फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो फॉर्म में जब डाटा डालते हैं तो उसमें जो नेम वगैरह एंट्री करते हैं उसमें जो भी स्पेसेस होते हैं उसको ट्रिम करने के लिए यूज़ होता है कि स्पेसेस ना एंटर हो, स्पेसेस काउंट ना हो। तो वहाँ पे उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है डाटा जब फॉर्म के थ्रू लेते हैं। आगे पढ़ेंगे इसे। अब नेक्स्ट फंक्शन है कैरेक्टर एड्स। ये फंक्शन यूज़ होता है तब जब आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का पोजीशन देते हैं उसका, और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर रिटर्न कर देता है। तो आइए इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल में एक स्ट्रिंग ले ली है, और a=str डॉट कैरेक्टर char और a कैपिटल रहेगा। फिर इसमें हमें वो पर्टिकुलर पोजीशन देनी होगी। सपोज़ मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि 3rd नंबर की पोजीशन पे जो भी है वो कैरेक्टर रिटर्न कर दे। 3rd पोजीशन यानी 0 से स्टार्ट होगी काउंटिंग, तो 3rd पोजीशन पे a आ रहा है। आप काउंट करके देख लें, 0 1 2 3। 3rd पोजीशन पे a आ रहा है तो a रिटर्न कर दिया। तो इसे जो भी पोजीशन देंगे और उससे रिलेटेड वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा। सपोज़ मैंने 0 पोजीशन दिया तो 0 पोजीशन पे J है, आपको दिख रहा है J 0 से स्टार्ट होता है पोजीशन। इसी तरह से कुछ मैंने ऐसे ही रैंडमली 300 लिख दिया कोई नंबर, तो ऐसा कोई है ही नहीं पोजीशन जिस पे कैरेक्टर हो, तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है कैरेक्टर कोड एट और फ्रॉम कैरेक्टर कोड। ये दोनों फंक्शन आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से। हर एक कैरेक्टर का अपना कोड होता है, स्काई कोड जिसे बोलते हैं। तो वो ये कोड रिटर्न करेगा, अगर कोड देंगे तो वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए हर कीबोर्ड में आपको जितने कैरेक्टर्स दिखते हैं या जितने अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स दिखते हैं, कॉमा फुल स्टॉप वगैरह, हर एक की अपनी वैल्यू होती है जिसे कहते हैं स्काई वैल्यू। और आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, हर एक की अपनी वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए स्क्रीन पे आपको हर एक की जो भी कीबोर्ड में आपको कीज़ दिख रही हैं सबकी स्काई वैल्यू दी हुई है इसमें। तो साइड में कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू दी हुई है। जैसे कैपिटल A की स्काई वैल्यू होती है 65, और इसी तरह से B की 66, इसी तरह से कंटिन्यूसली चलती जाती है Z तक। इसी तरह से अगर आपको स्मॉल a की निकालनी है स्काई वैल्यू, तो यहाँ स्मॉल a की स्काई वैल्यू स्टार्ट होती है 97 से, स्मॉल b की 98, इसी तरह से सीक्वेंशली Z तक चलती जाती है। और बाकी और भी अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, कॉमा फुल स्टॉप प्लस माइनस 2 3, इतने नंबर जितने भी दिखती हैं आपको की सबकी अपनी स्काई वैल्यू होती है। वो हम डालेंगे तो पर्टिकुलर कैरेक्टर आ जाएगा, या फिर उसका कोड हमें पता करना हो तो ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि किस तरह से ये दोनों फंक्शंस आपस में काम करते हैं। तो str डॉट कैरेक्टर कोड एट, तो कैरेक्टर कोड का C और एट A कैपिटल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें पैरेंथेसिस में 1 दिया है,
तो 1 पोजीशन पे, यानी 0 से स्टार्ट होती है तो 1 पोजीशन पे ए है, तो स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए की अभी मैंने आपको वैल्यू बताई 97 होती है, तो उसका कोड रिटर्न कर दिया है। जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसका कोड जो होता है वो रिटर्न कर देता है ये फंक्शन। तो इसी तरह से 2 नंबर पे जो भी वैल्यू है आ रही है उसका कोड स्काई वैल्यू 118 है। इसी तरह से जो भी आप पर्टिकुलर इसमें नंबर देंगे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं स्ट्रिंग के, वो कोड रिटर्न कर देगा उसका। इसी का अपोजिट होता है फ्रॉम कैरेक्टर कोड, यानी कि अगर मान लीजिए आपको कोई कोड दिया आपने और उसका कैरेक्टर जानना चाहते हैं कि कौन सा कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, हम कोड देंगे, कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो ये स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड में लिखना होगा। और मान लीजिए 2 वैल्यू दी है तो 2 पे कोई कैरेक्टर होगा, ये देखिए अलग सा ही कैरेक्टर दिखा रहा है। उसी तरह से मान लीजिए 65 देते हैं तो 65 पे ए होता है, आपको भी बताया था, तो ये ए रिटर्न कर दिया है। इसी तरह से जो भी कैरेक्टर कोड देंगे उसका उससे रिलेटेड कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। जेड का दे दिया है। इसी तरह से अलग अलग हम वैल्यू डाल करके इसका अल्फ़ाबेट यूज़ कर प्रिंट करा सकते हैं, ये इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब हम प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो उसमें ये छोटे छोटे फंक्शंस बहुत सारे काम आते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए स्ट्रिंग के फंक्शंस बहुत यूज़फुल हैं, तो ये काम आते हैं। ऐसे सेपरेट प्रोग्राम में आपको लगेगा यूज़ नहीं है, लेकिन आगे प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो उसमें यूज़ होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है कॉनकैट फंक्शन। ये बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉनकैट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और भी फंक्शंस है बट ये कॉनकैट का काम ही है, 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ करके एक में कन्वर्ट कर देना। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखिए मैंने HTML का डॉक्यूमेंट खोला है और इसमें एक स्ट्रिंग तो पहले से दी हुई है, str में स्टोर एक स्ट्रिंग और एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, 2 को जोड़ना है इसलिए। तो एक और स्ट्रिंग 2 ले लिया है मैंने और इसमें लिख लिया है हेलो। अब ये दोनों स्ट्रिंग को हमें कॉनकैट करना है, तो हमें लिखना होगा, अब जैसे a=, यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रिंग str यानी पहली स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन लिख देंगे, कॉनकैट। फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस में दूसरी str2 हमें ऐड करनी है, तो जो ऐड करनी है वो यहाँ पे अंदर लिख देंगे। तो a में ये दोनों स्ट्रिंग ऐड होके आ जाएंगी, ज्वाइंट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और ए में स्टोर हो जाएंगी। इसको रन करा लेते हैं, तो इस ए में ये दोनों स्ट्रिंग जुड़ गई हैं। देखिए अब आउटपुट में आया है जावास्क्रिप्ट इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज हेलो। तो ये दोनों ऐड होकर के जुड़ करके एक ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। इसी तरह से आप और भी कई स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, तो मैंने 2 करी है। आप मान लीजिए एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड हेलो के साथ एक और स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं वर्ल्ड, और इसको भी जोड़ लेते हैं। तो कॉमा करके यहाँ पे str3 लिख देंगे। इसी तरह से आप जितनी भी स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं कॉमा करके लिखते जाइए यहाँ पे, और वो ऐड होती जाएंगी। अब देखिए रन कराया, इसमें आ गया जावास्क्रिप्ट इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से जितनी भी स्ट्रिंग आपको कॉनकैटिनेट करनी कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन का काम होता है, आपने स्ट्रिंग में को जितने भी पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं आप स्पेसिफाई करके उतने पार्ट में स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पहले वाला प्रोग्राम खोल लिया है, इसमें से बाकी की स्ट्रिंग मैं डिलीट कर देती हूँ। अब देखिए str में जावास्क्रिप्ट इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज ये दिया हुआ है। तो अब इस स्ट्रिंग को हमें स्प्लिट करना है, तो मैंने दिया str.split। फिर यहाँ पैरामीटर में हमें पास करना होगा कि कहाँ से स्प्लिट करें। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे डबल कोट में स्पेस दे देती हूँ, यानी जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ से स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक अलग एरे में स्टोर कर दिए। तो ये देखिए आपको जावास्क्रिप्ट के बाद स्पेस मिल रहा है, इसके बाद ए के बाद ग्रेट के बाद तो इस तरह से कई सारे स्पेसेस हैं, तो उतने पार्ट में ये स्प्लिट करके स्टोर कर देगा। तो सेव करके इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बाद एक कॉमा मिल रहा है, इसके बाद एक कॉमा है, ए के बाद एक कॉमा है। तो जहाँ जहाँ स्प्लिट किया है उसके बाद कॉमा आ गया है। तो इस तरह से ये जहाँ पे स्पेस मिल रहा है वहाँ पे ये स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दे रहा है। इसी तरह से मान लीजिए मैं और कोई पैरामीटर दे देती हूँ, अभी तो स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए आई लिख देते हैं, जहाँ जहाँ आई है वहाँ से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देते हो। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में आर के बाद आई है तो वहाँ से स्प्लिट कर दिया है, फिर उसके बाद इसके पहले आई है वहाँ से स्प्लिट कर दिया है, कॉमा लगा दिया है। देखिए तो ये था स्प्लिट फंक्शन।
और फिर नेक्स्ट आता है रिपीट फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है रिपीट कर देगा स्ट्रिंग को उतने बार जितने बार हम पैरामीटर में नंबर देंगे, उतने बार पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिपीट करता जाएगा। तो ये काम होता है रिपीट फंक्शन का। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए ये स्ट्रिंग दी हुई है, जावा स्क्रिप्ट इज़ द ग्रेट लैंग्वेज। अब इसको हमें लिखना है str.repeat। अब इसमें पैरामीटर में हमें देना होगा कि कितने बार रिपीट करें। str जो पर्टिकुलर आपको स्ट्रिंग को रिपीट करना है वो देना पड़ेगा। str में स्टोर है तो 2 टाइम्स रिपीट कर देते। देखिए ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई। जावा स्क्रिप्ट इज़ द ग्रेट लैंग्वेज 2 बार लिख दिया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि और 3-4 बार मान लीजिए ये इसको रिपीट कर दे 5 टाइम्स, तो ये देखिए 5 बार आ गया है। 5 टाइम्स रिपीट करके वही लाइन लिख दी गई है। तो ये होता है रिपीट फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन है स्लाइस फंक्शन। स्लाइस फंक्शन का काम जो मैंने एरे फंक्शन में बताया था वैसा ही है। स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर पोर्शन स्लाइस करके आपको दे देगा, रिटर्न कर देगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग दी हुई है, अब इसमें से स्लाइस करना है तो str.slice लिखा। अब आपको यहाँ पे वो पर्टिकुलर पोजीशन देनी होगी जहाँ से स्लाइस करके हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया है 3, तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया था जे की पोजीशन 0 है, तो 3 से क्या रिटर्न करेगा। देखिए JAV तक काट दिया है और 3rd से आगे का जो भी आ रहा है वहाँ से हमको रिटर्न करके दे दिया है। तो 3 पोजीशन यानी स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर आपके हटा दिए हैं। तो इसके बाद मैंने अगर मान लीजिए इसमें पैरामीटर में स्टार्टिंग और एंड पोजीशन दे दी, तो 3rd से लेकर 10th कैरेक्टर तक के बीच में जितने भी होगा वो स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देगा। तो देखिए 3rd पोजीशन पे था A और उसके बाद 10th पे आ रहा है, तो ये आउटपुट दिया है। तो इनके बीच में जो होगा कैरेक्टर वो रिटर्न करेगा। 0 लिखने पे कंप्लीट स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। -1 लिखने पे इसमें लास्ट कैरेक्टर जो होगा, मैंने आपको एरे में भी बताया था कि इंडेक्सिंग वैल्यू माइनस की रिवर्स पीछे से स्टार्ट होती है। तो -1 लिखने पर लास्ट का पर्टिकुलर कैरेक्टर जैसे ई लिखा हुआ है इसमें, तो वो रिटर्न कर देगा क्योंकि लास्ट कैरेक्टर -1 -2 इस तरह से स्टार्ट होता है। तो -1 पे ई है तो वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह से मान लीजिए -2 लिख दिया है तो लास्ट के 2 कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा। GE लास्ट के 2 कैरेक्टर हैं वो रिटर्न कर देगा। इंडेक्सिंग वैल्यू -1 -2 जैसे एरे में बताया था बिल्कुल वैसे ही ये रिटर्न करेगा। तो ये है स्लाइस फंक्शन। और इसी से सिमिलर 2 फंक्शंस है सब str सब स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग। तो ये 2 फंक्शंस भी स्लाइस की तरह ही काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए इसको समझते हैं। तो HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। अब इसमें देखिए स्ट्रिंग है और इसमें सब str फंक्शन मैंने अप्लाई किया है, तो इसमें -2 लिखा हुआ है, इसको 2 कर देते हैं। तो ये स्लाइस फंक्शन की तरह ही काम कर रहा है। देखिए स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर छोड़ करके बाकी के प्रिंट कर रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग की 2nd पोजीशन से आगे के कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक पैरामीटर दिया है। अब मान लीजिए इसमें रेंज दे देते हैं, कॉमा करके 5 लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग में यानी ये 2 से स्टार्ट करेगा और 2 सेकेंड स्टार्ट करने के बाद 5 लिखा है तो आगे की 5 कैरेक्टर काउंट करके प्रिंट कर देगा। वो रेंज नहीं है, हाँ इसमें ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर आगे से काउंट करेगा और स्टार्ट कहाँ से करेगा, सेकंड से। इसी तरह से मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया है और यहाँ 5 लिखा है, तो देखिए 3 से स्टार्ट करेगा और 5 कैरेक्टर काउंट करके प्रिंट कर देगा। तो जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर देना चाहते हैं वहाँ पे आपको कैरेक्टर लिखना होगा और कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट पोजीशन और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर आपको देना पड़ेगा। तो ये काम होता है सब str में, सब स्ट्रिंग में। इसी तरह से दूसरा फंक्शन होता है जो काम करता है सब स्ट्रिंग। तो अब इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन मैंने दी है 3, तो ये 3 से स्टार्ट करेगा और 3 के बाद 4 और 5th वाला छोड़ देगा। 3 और 4 ये 2 ही कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, यानी पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर नहीं है इसमें ये है कि 3rd पोजीशन के बाद से 5th पोजीशन तक, 5th वाला छोड़ के 4th पोजीशन तक 2 कैरेक्टर प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ पे पोजीशन देख रहा है कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 3rd से यहाँ पे शुरू कर रहा है और देखिए यहाँ पे 7 मैंने दिया, 7 तक यहाँ पे प्रिंट करेगा, यानी 7th वाली छोड़ के 6 तक प्रिंट करेगा। तो ये इस तरह से काम करता है। उसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है लेकिन यहाँ पे रेंज दे रहे हैं तो वहाँ से कैरेक्टर की पोजीशन से प्रिंट कर रहा है। स्ट्रिंग के अगले फंक्शंस की बात करते हैं, टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ
टू स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू ही क्यों ना हो, उसे एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसमें न्यूमेरिक कैलकुलेशंस नहीं हो सकेंगे। इस तरह से स्ट्रिंग या न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रैक्टिकली देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये स्ट्रिंग दी हुई है, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रिंग ही आएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही स्ट्रिंग है। लेकिन टू स्ट्रिंग का काम बेसिकली होता है कोई न्यूमेरिक डेटा हो या फिर कुछ और इस तरह का डेटा हो, स्पेशल कैरेक्टर या कुछ भी, उसको स्ट्रिंग में बदलना हो तो उसके लिए टू स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो मान लीजिए मैंने दूसरी एक स्ट्रिंग ले ली है और उसको मान लीजिए न्यूमेरिक ले ली है 50, और अब मैंने इसको टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके str.toString करके इसे कन्वर्ट कर दिया। अब ये 50 तो प्रिंट हो गया, लेकिन अब चेक कर लेते हैं ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। +20 कर दिया। अब देखिए 50 लिख के आ रहा है, ये ऐड नहीं कर रहा है, यानी कि ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। ये दो स्ट्रिंग को साथ में प्रिंट करा दिया है, लेकिन ये ऐड नहीं हो रहा है। तो अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से काम करता है टू स्ट्रिंग फंक्शन, जो कोई भी न्यूमेरिकल डेटा या किसी को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसी तरह से हमारा दूसरा फंक्शन है वैल्यू ऑफ का काम कुछ ख़ास नहीं होता। ये प्रिंट कराने के लिए काम करता है, यानी किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो उसके लिए वैल्यू ऑफ का यूज़ करेंगे। देखिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लिखा तो ये वैसे ही स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। अब ये मैंने पहली वाली स्ट्रिंग को कमेंट से हटा दिया है, तो यही वाली ले लेते हैं ASTR। तो ए में जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर दिया है। तो प्रिंट तो हम नॉर्मली ऐसे भी कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, बट ये वैल्यू ऑफ एक फंक्शन है। तो ये थे स्ट्रिंग फंक्शंस जो बहुत ही यूज़फुल हैं। जब आप कोई प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो उसमें आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग करनी होगी, डाटा लेना होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो वहाँ पे ये सारे फंक्शंस बहुत काम आते हैं। ऐसे सेपरेटली एक एक प्रोग्राम में आपको इसका यूज़ नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो ज़रूर आएगा। अब बात करते हैं नंबर मेथड्स की। तो नंबर मेथड्स में सबसे नंबर 1 पे आता है नंबर फंक्शन। तो नंबर फंक्शन का क्या यूज़ है आइए समझते हैं। तो एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है मैंने, और इसमें एक कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, उसको पहले स्ट्रिंग में लिख लेते हैं, डबल कोट में। आप जानते हैं स्ट्रिंग होता है, तो डबल कोट में 99 लिख लिया। अब हम इसे 99 जो मैंने डबल कोट में लिखा है एज ए स्ट्रिंग, अब इसे हम नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली नंबर फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले, जिसमें ये वैल्यू स्टोर करे। फिर उसके बाद ये मान लीजिए नम वेरिएबल ले लिया है। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया नंबर फंक्शन, और इसमें वैल्यू पास कर दी ए वेरिएबल की, और इसको आप प्रिंट करा लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लिया और नम प्रिंट कर लिया। इसको रन कराते हैं सेव करके। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, तो देखते हैं इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके कि क्या एरर है। तो इस लाइन नंबर इसमें एरर आ रही है। तो जी हाँ, मैंने नंबर का n स्मॉल लिखा है, n कैपिटल रहेगा। तो n कैपिटल लिखेंगे तो ये फंक्शन काम करेगा। अब इसको रन कराते हैं। देखिए 99 जो है ये अब नंबर में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन चेक करने के लिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। नम में हम 10 ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं ये कैलकुलेट कर रहा है या नहीं। देखिए एडिशन कर दिया, 109 आ गया। तो ये नंबर फंक्शन इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अभी इसको हटा करके फिर से प्रिंट कराते हैं। देखिए अब ये दोनों वैल्यू 99 और 10 इस तरह से प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। तो ये काम होता है नंबर फंक्शन का। तो ये इस तरह से आप वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ मान लीजिए हमने तो यहाँ पे डबल कोट में 99 दिया था, यहाँ पे कुछ और हम लिख दें, जैसे कोई काइंड ऑफ बुलियन वैल्यू लिख देते हैं हम डबल कोट में एक ही जगह पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू। तो ट्रू की वैल्यू आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में कि ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो ट्रू को मैंने कन्वर्ट कराया तो उसकी वैल्यू ये नंबर में इसने बदल दी और 1 रिटर्न कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देती हूँ और फॉल्स की वैल्यू को भी ये कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए फॉल्स लिख दिया, अब फॉल्स की वैल्यू को कन्वर्ट किया तो ये 0 आ गया। तो इस तरह से ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता है ट्रू या फॉल्स की वैल्यू को। अगर सपोज़ मैंने कोई अल्फ़ाबेट लिख दिया, आप कहें कि इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर दे,
या फिर ये इस तरह से 98 99 98 इस तरह से लिख दिया तो स्पेस दे करके तो NA नंबर, इट इज़ नॉट नंबर, ये रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट है नंबर मेथड में पार्स INT और पार्स फ्लोट, ये दोनों ही फंक्शंस वैल्यू को इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 1 2 3 4 जिसमें पॉइंट से रिलेटेड वैल्यू नहीं होती, फ्लोट में पॉइंट में भी वैल्यू दी होती है। तो आइए प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल में इस तरह की दो वैल्यूज़ ले ली हैं, ये 99 98 स्पेस है बीच में। अब इसको पार्स INT लिखते हैं, INT का I कैपिटल रहेगा और इसमें वैल्यू पास कर दी। तो अब ये देखिए यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को पास करने के बाद इन्हें सेव करेंगे और प्रिंट कराएंगे तो देखिए 99 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे पहली वैल्यू जो मिली वो इंटीजर वैल्यू थी और दूसरी वाली ये वैल्यू को पिक नहीं करेगा, जो सबसे पहली वैल्यू मिलेगी उसे ही पिक करके उसमें कन्वर्जन कर देगा इंटीजर वैल्यू में। इसी तरह से और भी मैंने स्पेस करके वैल्यू दी है, लेकिन ये अभी भी पहली वैल्यू को एक्सेस कर रहा है और उसी को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, तो आगे की वैल्यूज़ को ये इग्नोर कर देगा। इसी तरह से मान लीजिए मैंने इस तरह से फ्लोट में कोई वैल्यू दे दी 10.00 समथिंग, तो इसे भी इंटीजर में कन्वर्ट करके ये 10 में बदल देगा, यानी जो डेसिमल पार्ट है वो रिमूव कर देगा। इंटीजर में डेसिमल पार्ट नहीं होता, आपको पता होगा। तो इसमें स्टार्टिंग की जो डेसिमल पार्ट जो है 0.33 पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ हटा देगा, जो इंटीजर पार्ट है उसे ही रखेगा। तो इस तरह से ये पार्स INT फंक्शन काम करता है। अब देखिए इसमें डबल कोट में रखा तो ये अभी ये नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहा है, डबल कोट में तो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह से और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 50 ईयर्स, इस तरह से कोई स्ट्रिंग ही टाइप कर दी डबल कोट में, तो इसमें से पार्स INT क्या करेगा, 50 को ले लेगा, स्टार्टिंग वैल्यू 50 नंबर न्यूमेरिक मिल रही है उसे ले लिया, बाकी को इग्नोर कर देगा। इसको 50 न्यूमेरिक वैल्यू मिल गई, अब उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह से अगर और कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ और टाइप कर दिया 050, तो 0 को इग्नोर करेगा, स्टार्टिंग 0 की वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता, तो यह अभी भी 50 ही प्रिंट करेगा। इसी तरह से अगर हम स्टार्टिंग में स्ट्रिंग ले लें और बाद में कोई नंबर ले लें तो देखिए क्या करता है ये। जैसे लिख दिया ही वॉज 50, तो स्टार्टिंग में स्ट्रिंग मिला है, फिर उसके बाद नंबर है तो ये NaN देगा, नॉट अ नंबर ये दिखाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में से नंबर नहीं मिला, स्ट्रिंग मिला, तो उसे अब कन्वर्ट नहीं करेगा। ये 50 को आगे चेक नहीं करेगा, स्टार्टिंग में स्ट्रिंग मिला तो इसे बोल देगा नॉट अ नंबर। तो ये होता है पार्स INT फंक्शन का काम। इसी तरह से पार्स फ्लोट भी वर्क करता है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। पार्स फ्लोट क्या होता है, फ्लोटिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, यानी डेसिमल पार्ट को भी दिखाता है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ जो होती हैं उन्हें भी वैल्यूज़ में उन्हें भी कन्वर्ट कर देगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली है 10.38 और इसे डबल कोट में रखा है, यानी ये स्ट्रिंग है। अब इसे पार्स फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ये डेसिमल में नंबर आ गया, पॉइंट के बाद की भी वैल्यूज़ इसमें आ गई हैं। इसी तरह से मान लीजिए और कोई एग्जांपल लेते हैं, इसमें 10 स्पेस 30 इस तरह से कुछ दे दें, तो स्पेस में स्टार्टिंग की वैल्यू तो इसमें ले लेगा पार्स फ्लोट में, लेकिन उसके बाद की वैल्यू नहीं लेगा, 10 लिया। इसी तरह से 10 ईयर लिख दिया तो 10 को ले लिया, इसने ईयर्स इग्नोर किया, तो स्टार्टिंग की जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसे पिक कर लेता है। इसी तरह 10.30 है तो उसे ले लिया। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, इस फाइनाइट और इज इंटीजर। इस इंटीजर का काम होता है कि वैल्यू जो हम गिवन है वो इंटीजर है या नहीं, तो इंटीजर वैल्यू है या नहीं ये चेक करने के लिए इज इंटीजर फंक्शन का काम होता है। जितने भी जावास्क्रिप्ट में इज इंटीजर, इज फाइनाइट, इज करके ऐसे होते हैं वो चेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पैरामीटर में देंगे और उसको चेक करके बताएगा। तो आइए करते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया, ए की वैल्यू 100 कर दी है और इसमें लिखा है नम इज इक्वल टू नंबर डॉट इज इंटीजर। नंबर ऑब्जेक्ट है एक और डॉट इज इंटीजर इसका फंक्शन है, मेथड है, और पास कर दिए ए पैरामीटर में। अब देखिए 10.50 फॉल्स बता रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट में दिया हुआ है ना, तो इंटीजर वैल्यू नहीं है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो और चीज़ें चेक करके देखते हैं, तो ये पॉइंट में है इसलिए इंटीजर नहीं है। इसके अलावा -50 ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। और चेक करते हैं, मान लीजिए इसमें और कोई वैल्यू दे देते हैं, सपोज़ मैंने
10.10-5 दिया, तो कैलकुलेट करके जो रिटर्न हो रहा है वो भी इंटीजर वैल्यू है, तो ये भी ट्रू होगा। तो और इसके अलावा मैंने ऐसे दिया है 10.5 -5, तो ये कुछ फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये एक इक्वेशन सा बन रहा है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो अब ये मैंने मान लीजिए कोई बूलियन वैल्यू दे दी फॉल्स, और इसको चेक कराते हैं इज़ इट इंटीजर, तो ये इज़ इंटीजर फंक्शन रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, बूलियन वैल्यू है। तो इस तरह से इंटीजर वैल्यू है या नहीं, इसको चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ होता है। और अभी हम दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इज़ फाइनाइट, यानी ये फाइनाइट वैल्यू है या नहीं। इनफाइनाइट तो नहीं है, तो ये फॉल्स जो है, एक बुलियन वैल्यू है, ये फाइनाइट नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न किया। नेक्स्ट फंक्शन है टू फिक्स और दूसरा फंक्शन है टू प्रिसीजन। ये दोनों प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो पहला है टू फिक्स में हम ए में, जब मान लीजिए कोई वैल्यू दी हुई है, मैंने 5.56789 ये कुछ वैल्यू ले ली है, फिर उसके बाद मैंने नम में वो वैल्यू स्टोर करेंगे, इक्वल टू ए डॉट टू फिक्स लिखा, तो ये फंक्शन वर्क करेगा। मैंने पैरेंथेसिस में पास करी है टू वैल्यू, तो ये 5.57 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसमें पॉइंट के 2 नंबर्स तक वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह 3 दिया, पॉइंट्स के 3 नंबर्स तक वैल्यू राउंड ऑफ करके रिटर्न करेगा, यानी पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर है तो उस हिसाब से राउंड ऑफ करके वैल्यू रिटर्न करेगा, जितने डिजिट मैंने दिए हैं। अब मान लीजिए टू प्रिसीजन, ए डॉट टू प्रिसीजन, ये फंक्शन यूज़ किया, पैरामीटर में 3 पास किया, तो अब देखिए 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो इसमें मैंने 3 पास किया, तो 3 डिजिट आ जाएगा 5.56, और साथ में राउंड ऑफ भी कर देगा ये नंबर को। राउंड ऑफ मतलब कि उसको अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ी नंबर है तो उसे ऐड कर देगा नेक्स्ट में, नहीं तो उतना ही रखेगा, उससे छोटा होगा। तो टू प्रिसीजन में क्या होगा, और जैसे मान लीजिए 2 दिया तो 5.6, यानी 5 को राउंड ऑफ करके 6 कर दिया, क्योंकि बाकी के डिजिट हटा दिए। राउंड ऑफ आपने पढ़ा होगा पहले, तो वही मैथ्स का रूल वर्क कर रहा है यहाँ पे। टू प्रिसीजन में मान लीजिए मैंने 2 दिया तो 5.6 आ गया। इसी तरह से हम और डिजिट दे देते हैं, सपोज़ यहाँ पे कुछ और बड़ा नंबर दे दें जिससे पता चले। तो देखिए मैंने यहाँ आर्ग्यूमेंट में 10 दे दिया है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आ रहे हैं तो वो 0 करके और बढ़ा दिया है, नंबर 10 डिजिट तक कर दिया है। तो ये थे कुछ नंबर से रिलेटेड मेथड्स जिनका यूज़ करके मैंने आपको बताया। इसी तरह से मैथमेटिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, तो ये लिस्ट है, आइए 1 बाय 1 सबको समझते हैं। बेसिकली ये सारे फंक्शंस तब यूज़ होते हैं जब आप कोई वीडियो गेम बना रहे हो, या फिर कोई एनिमेशन बना रहे हो, या कोई अकाउंटिंग पर्पस से वर्क कर रहे हैं, तब बेसिकली ये फंक्शन ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आइए समझते हैं। इनमें से सबसे पहला फंक्शन है सेल और फ्लोर। तो मान लीजिए मैंने ये एक वेरिएबल लिया जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, सपोज़ कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेंगे। फिर मैंने ए डॉट मैथ डॉट सेल लिखना पड़ेगा। जब भी आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपको मैथ नाम का एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना ही पड़ेगा, मैथ डॉट सेल फंक्शन यूज़ होगा। तो अब इसके लिए सेल फंक्शन का काम क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेल फंक्शन हमेशा नियरेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। नियरेस्ट वैल्यू जैसे मान लीजिए 5.2 है, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या बनेगी, इसकी नियरेस्ट वैल्यू बनेगी 6, यानी 5 है तो 5 से थोड़ा बढ़ा करके अपवर्ड वैल्यू या राउंड द फिगर 6, तो इसकी वैल्यू 6 आएगी। देखिए 6 आया है इसको प्रिंट कराने पे। डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं या फिर वेरिएबल में स्टोर करके भी वैल्यू पास कर सकते हैं इसमें। अब मान लीजिए मैंने 1.2 लिया है, तो अपवर्ड वैल्यू यानी मैक्सिमम इसकी राउंड अप वैल्यू क्या होगी, 1.45 है तो इसकी अपवर्ड वैल्यू 2 होगी। तो ये देखिए 2 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो सेल फंक्शन का काम होता है अपवर्ड वैल्यू प्रिंट करना। अब मान लीजिए माइनस में कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लिए, -1.45 है तो इसकी वैल्यू माइनस कितनी आएगी, इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। देखिए -1.45 पे 2 आ रही थी, और -1.45 पे कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी -1,
क्योंकि अपवर्ड वैल्यू ही आती है। तो -1.45 से ज़्यादा -1 बड़ी होती है। इसी तरह -2.35 वैल्यू ली है तो इसकी -2 आएगी, ये इसकी अपवर्ड वैल्यू है। आपने नंबर लाइंस पढ़ा होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आप जानते होंगे कि माइनस की वैल्यू जैसे -1 बड़ा होता है -2 से, -2 से फिर -3 से बड़ा होता है -2, तो इस तरह से काम कर रहा है। तो मान लीजिए 2.35 है तो इसकी अपवर्ड वैल्यू 3 आएगी। तो डेसिमल में अगर पॉजिटिव वैल्यू तो इस तरह से अपवर्ड वैल्यू आएगी, नेगेटिव में भी अपवर्ड वैल्यू आएगी, लेकिन वो माइनस के अकॉर्डिंग आएगी। जिस तरह से जो उसकी उससे बड़ी वैल्यू होगी उसके अराउंड आ रही होगी वो वैल्यू ये रिटर्न करेगा सेल्फ फंक्शन। फ्लोर में भी यही होता है, लेकिन फ्लोर में क्या होता है, जैसे 2 या 5.10 ये वैल्यू ली है तो ये एग्जैक्टली 5 रिटर्न करेगा, इसके आसपास की वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो डेसिमल में होगी। जैसे -5.10 है तो ये -6 रिटर्न करेगा, क्योंकि इससे पीछे -5 है, से अराउंड आसपास -6 आती है तो ये एग्जैक्ट -6 रिटर्न करेगा। -2.60 है तो ये -3 रिटर्न करेगा। ठीक है, उससे नीचे यानी उससे अपवर्ड वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, उससे बिलो वाली वैल्यू रिटर्न करेगा एग्जैक्ट उसके आसपास की। तो ये फ्लोर फंक्शन में होता है। सेल्फ फंक्शन में अपवर्ड वैल्यू, फ्लोर फंक्शन में वो एग्जैक्ट वो वैल्यू है, उससे आसपास की नीचे की वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। तो ये एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है जो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। 0 लिखेंगे, जैसे 0.65 लिखा है, 6 लिखा है तो 0 रिटर्न करेगा, 60 को इग्नोर करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, राउंड एंड ट्रंक फंक्शन। राउंड फंक्शन राउंड फिगर रिटर्न करता है मैक्सिमम, और ट्रंक फंक्शन डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने ले लिया है मैथ डॉट राउंड, और ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में वैल्यू पास कर दी है 0.60। तो ये 0.60 है, मैक्सिमम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका रिटर्न करेगा 1 वैल्यू। तो ये राउंड ऑफ फंक्शन मतलब कि पॉइंट के बाद 5 है, तो 5 से बड़ा नंबर है अगर पॉइंट के बाद तो वो 1 में आ जाएगा। इसी तरह से 2.4 है, ये वैल्यू 40 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4.5 से छोटा है ये 4 तो ये 2 ही रिटर्न करेगा। अगर 0.5 से बड़ा होता है यानी पॉइंट के बाद का नंबर 5 से बड़ा होगा तो एक ऐड ऑन करेगा, अदरवाइज वैसे ही रहेगा। वैसे ही बिल्कुल जैसे राउंड ऑफ फंक्शन में हम मैथ्स में वर्क करते हैं उसी तरह से राउंड ऑफ फंक्शन वर्क करेगा। जैसे 0.45 है तो ये 2 ही रिटर्न करेगा क्योंकि 0.5 से ये छोटा है। अगर 0.5 से बड़ा होता तो ये वर्क करता, एक ऐड कर देता। इसी तरह से ट्रंक फंक्शन है, इसमें देखिए डेसिमल वैल्यू दी है 2.49 तो ये 2 रिटर्न करेगा। इसमें डेसिमल पार्ट जो है उसे रिमूव कर देगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही ये रिटर्न करेगा। तो बस ट्रंक फंक्शन का यही एक काम होता है कि डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देगा। अब नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है मैक्स फंक्शन हम जो भी राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज़ देंगे उसमें सबसे बड़ी या मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करके बताएगा। इसी तरह मिन में जो भी वैल्यूज़ देंगे उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करके बताएगा। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने ये लिख लिया है A = मैथ डॉट, पहले हम यूज़ करते हैं मैक्स फंक्शन। इसमें हम 2-3 वैल्यूज़ डाल देते हैं जिसमें से हम मैक्स वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सपोज़ मैंने दे दिया है 8, 10, 2, 50 और 25, ये कुछ वैल्यूज़ दे दी। अब इनमें से सबसे मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो हमें रिटर्न करेगा। तो देखिए रन कराने पे 50 रिटर्न किया है, 50 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इस तरह से काम करता है मैक्स फंक्शन। इसी तरह से मिन फंक्शन का काम होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिए ये वैल्यूज़ दी हैं, इसमें मिन फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 2, तो रन कराने पे देखिए 2 आया है, रिटर्न किया है। तो इस तरह से ये मिन फंक्शन काम करता है। आप चाहें तो नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, या मान लीजिए 2 ही पैरामीटर देंगे तो दोनों को कंपेयर करके बता देगा, या नेगेटिव वैल्यू देंगे तो नेगेटिव में आपको पता है नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी तो -10 सबसे छोटा है, -2 में से इन दोनों में से -10 छोटा है तो -10 रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन है SQRT फंक्शन और CBRT फंक्शन, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ होता है। तो आइए प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं ये किस तरह से यूज़ होगा प्रोग्रामिंग में।
तो HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब इसमें लिखिए मैथ डॉट, आपको लिखना है SQRT, फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में आपको वैल्यू देनी है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। सपोज़ मैंने 4 दिया, इसको सेव करके रन कराते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, आप जानते हैं। इसी तरह से कुछ और वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 64, तो 64 की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी उसका स्क्वायर रूट। तो इस तरह से स्क्वायर रूट काम करता है। इसी तरह से क्यूबिक रूट निकालना हो तो यानी क्यूब यानी 3, यानी कि 125 दिया है तो इसका क्यूबिक रूट कितना रहेगा, 5 होगा। यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इसका करने पर 125 आएगा, तो इसका क्यूबिक रूट 5 होगा। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है पावर फंक्शन, जिसमें हमें नंबर देना होगा, उसकी पावर जो भी एक्सपोनेंशियल पावर देना चाहते हैं, जितना आप निकालना चाहते हैं इसका एक्सपोनेंशियल पावर, वो आप देंगे तो ये उसका पावर निकाल के आपको दे देगा। आपने मैथमेटिक्स में भी ये सब पढ़ा होगा, तो उसी को यूज़ करते हैं। आइए, तो यहाँ पे मैथ डॉट हम पावर फंक्शन ले लेते हैं, POW पावर, और यहाँ पे हमें वो नंबर देना होगा जिसकी हमें पावर निकालनी है। जैसे मैंने 4 दे दिया और उसकी एक्सपोनेंशियल पावर यानी 3 दे दिया, फिर 3,4, तो इसका मतलब होगा 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। तो इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की। नेक्स्ट फंक्शन है रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन बेसिकली कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करता है। कोई भी 1 से 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए रैंडम फंक्शन का यूज़ होता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो अब इसमें देखिए, मैं सबसे पहले मैथ डॉट रैंडम लिखती हूँ, फिर अब ये पैरेंथेसिस में कोई आर्गुमेंट अभी पास नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे ही सिंपल चलाते हैं कि देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसको रन कराते हैं। ये 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। देखिए रिफ़्रेश कर रहे हैं तो हर बार अपने आप में ये कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है। हर बार रिफ़्रेश करने पे नई वैल्यू कुछ दे रहा है, 0.77 समथिंग, कुछ भी नई वैल्यू हर बार ये रैंडम जनरेट कर रहा है। तो ये ऐसे रैंडम फंक्शन काम करता है। लेकिन अभी मैंने इसमें कोई रेंज नहीं दी है कि क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से 0 से लेके 10 के बीच में रैंडम वैल्यू दे। तो उसके लिए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं क्योंकि 0 से 10 के बीच में मुझे चाहिए। फिर यहाँ पे +1 कर देते हैं कि 1 से स्टार्ट हो, 0 से 1 से स्टार्ट हो, पॉइंट के बाद की वैल्यू ना आए। तो अब इसको रन करा कर देखते हैं कि मैथ्स में ये 0 से लेके 10 तक के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करे रैंडम फंक्शन। तो इसको सेव करते हैं और सेव कराने के बाद यहाँ पे एक और फ्लोर फंक्शन भी लगा लेते हैं। फ्लोर फंक्शन ये जो अगर पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी तो उसको अभी मैंने आपको बताया था फ्लोर फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी तो उसे राउंड ऑफ करके बता दे। तो ये 10 पहले जनरेट किया, फिर रिफ़्रेश किया, 8 आ गया, फिर रिफ़्रेश किया और ये 9 आ गया, फिर रिफ़्रेश किया, ये 5 आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। तो ये काम होता है रैंडम फंक्शन का। आप चाहें तो यहाँ पे रेंज बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अभी 0 से लेके 10 तक था, आप चाहें तो इसे 100 कर दीजिए तो 0 से लेके 100 तक के बीच में रैंडम नंबर जनरेट होगा। देखिए 28 आया, फिर रिफ़्रेश किया, अब यहाँ पे आ गया 54, फिर रिफ़्रेश किया 20 आ गया। तो ये ऑटोमेटिक रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ABS फंक्शन, जो एक तरह की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। ABS फंक्शन के थ्रू आप जो भी राउंड ब्रेसेस में नंबर देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इसको आइए प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने मैथ डॉट ABS फंक्शन ले लिया है। अब यहाँ पे ABS लिखेंगे, मैथ डॉट ABS, और पैरेंथेसिस में हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक वैल्यू ले ली है 5.25 और ये देखिए 5.525 ही रिटर्न कर रहा है। साइन इसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी देंगे ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जैसे -5.25 माइनस का भी 5.25 रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट फंक्शन काम करता है। मान लीजिए इस पर मैंने नल वैल्यू दे दी तो नल वैल्यू को ये 0 रिटर्न करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। उसी तरह से मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग में कोई वैल्यू दे दी, सपोज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग हेलो, तो हेलो लिख दिया। तो हेलो कोई एक नंबर नहीं है तो NAN आएगा, नॉट अ नंबर।
इस तरह से ये रिटर्न करेगा, क्योंकि ये फंक्शन मैथ्स के लिए वर्क होता है, मैथमेटिकल फंक्शन है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे उसे भी वर्क करेगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट है पी आई फंक्शन। ये पी आई फंक्शन ये एक प्रॉपर्टी है जो कि पाई आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, पाई की वैल्यू एक्सेस करना। तो पाई की वैल्यू अगर आपको एक्सेस करनी है तो उसके लिए ये पाई फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो उसी तरह से पाई आप लिखेंगे सिंपली मैथ डॉट पाई, तो इसकी वैल्यू 3.14 आ जाएगी आपको। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आपको कहीं भी यूज़ करना है तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम से रिलेटेड मेथड्स की। तो डेट, जब भी हम डेट से रिलेटेड मेथड्स यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्ट इसे यूज़ नहीं करते, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे मैंने लिख लिया नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट, तो नाउ जो है डेट का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम नाउ को यूज़ करके आगे डेट के सारे मेथड्स का यूज़ करके काम करेंगे। तो ये कुछ डेट के मेथड्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन समझेंगे और इसे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने HTML का डॉक्यूमेंट खोल लिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले डेट का एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना होगा वेर नाउ, और फिर उसके बाद इक्वल टू न्यू डेट। तो इस तरह से ये नाउ हमारा डेट का ऑब्जेक्ट, डेट टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम सबसे पहले का फंक्शन यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। सिस्टम की करंट अगर हमें डेट देखनी है तो हम नाउ इसमें पास करेंगे, तो देखिए ये सिस्टम की करंट डेट शो कर देगा। देखिए जो इसमें ये डेट शो कर रहा है, ये डेट क्लाइंट साइड के हिसाब से, यानी मेरे सिस्टम की जो करंट डेट है उसे शो कर रहा है और उसका टाइम शो कर रहा है। ये सर्वर साइड से डेटा उठ के नहीं आता है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड की प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो वो क्लाइंट के पेज यानी क्लाइंट के सिस्टम की जो करंट डेट है उसे उठाता है। तो यहाँ पर जो मैंने ये फंक्शन चलाया है, इससे सिस्टम की करंट डेट, हम मेरे सिस्टम की करंट डेट और टाइम और ये सारी डिटेल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि डेट आ गया है संडे में 2004। तो यहाँ पे मंथ दिखा रहा है, पहले डे दिखा रहा है, फिर मंथ, फिर डेट, फिर ईयर दिखा रहा है, और ये टाइम दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड टाइम वगैरह ये डिटेल दिखा रहा है। तो ये एक सिस्टम की करंट डेट दिखा रहा है। तो हमें ये डिटेल, सिर्फ हमें टाइम चाहिए, ये डेट चाहिए, टाइम और ये डिटेल नहीं चाहिए। तो हम इसके एक्यूरेट फॉर्मेट के लिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं टू डेट स्ट्रिंग। तो उसके बाद ये हमारी डेट कुछ इस तरह से दिखाएगा। तो अभी हमने करंट डेट को एक्सेस करने के लिए फंक्शन सीखा। तो इसके बाद है गेट डेट फंक्शन, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डे। तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आइए प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं गेट डेट फंक्शन की डेट क्या होगी। तो आज डेट है 19, तो ये करंट डेट की डेट दिखा रहा है 19। फिर इसके बाद हम दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं गेट फुल ईयर। अगर हमें ईयर पता करना है तो फुल ईयर के लिए हमें लिखना होगा गेट फुल ईयर, F कैपिटल रहेगा। देखिए करंट ईयर दिखा रहा है 2024, तो ये फुल ईयर शो कर दिया है इसने। इसी तरह से अगर हमें करंट मंथ मान लीजिए आपको शो कराना है, तो मंथ लिखेंगे गेट नाउ डॉट गेट मंथ। तो मंथ 4 है। देखिए 0 से स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, 0 फॉर जनवरी, फरवरी के लिए 1, तो इस तरह से मई के लिए 4 होगा, यानी एक पीछे दिखा रहा है। तो ये मंथ शो कर दिया इसका। और इसके अलावा गेट डे, तो डे देखना है तो डे के लिए 0 दिखा रहा है, संडे के लिए 0 होता है, संडे है, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, इस तरह से। तो संडे के लिए 0 शो करेगा, मंडे के लिए 1, फिर ट्यूसडे के लिए 2, फिर वेंसडे के लिए 3, इस तरह से नंबरिंग शो करेगा। तो ये तो अभी करंट डेट पे हमने देखा डेट, मंथ, ईयर। इसी तरह से आप पास्ट की भी कोई डेट ले सकते हैं। तो डेट फंक्शन के अंदर डबल कोट में कोई पुरानी डेट, आप 15-20 साल, 40 साल पुरानी कोई भी पास्ट की डेट डाल दीजिए। जैसे मैंने लिया है जनवरी 5, 2010। तो इस डेट का भी आप डेट, मंथ, ईयर, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे गेट डेट, इसे यहाँ पे 2
मंथ आ रहा है, मान लीजिए मंथ यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि जनवरी है, मैंने अभी बताया 0 जो होता है वो जनवरी 0 से स्टार्ट होता है इसमें। फिर फुल ईयर, तो यहाँ पे 2010 शो कर रहा है ईयर। फिर उसके बाद यहाँ पे पुरानी ही डेट का अगर आपको सपोज़ आपको मंथ निकालना है तो मंथ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे गेट के फंक्शन वर्क करते हैं। ये मैंने सारे आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बता दी। अब गेट आवर, गेट मिनट, गेट सेकंड, ये टाइम के फंक्शंस हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं किस तरह से टाइम पे ये फंक्शंस वर्क करते हैं। तो ये पुरानी डेट मैं डिलीट कर देती हूँ और अब इसमें हम टाइम को देखते हैं। तो टाइम के लिए डेट ऑब्जेक्ट में हम गेट, पहले हम ले लेते हैं आवर्स। तो आवर्स शो कर दे, जैसे अभी 3 बज रहे हैं तो 3 दिखा रहा है यहाँ पे आवर्स में। उसी तरह से मान लीजिए हमें मिनट शो कराने हैं तो गेट मिनट लिखेंगे। तो मिनट में जैसे 25 मिनट्स हो रहे हैं, 3:25, तो ये 25 मिनट्स शो कर रहा है। इसी तरह से अगर आपको सेकंड शो कराना है तो गेट सेकंड लिखेंगे नाउ के साथ। तो यहाँ पे 29 सेकंड अप्रॉक्स हो रहा है। ऐसे रिफ़्रेश करिए तो और चेंज होता जाएगा, सेकंड्स बढ़ते जाते हैं 1 बाय 1। तो ये सेकंड्स के लिए फंक्शन यूज़ होता है, ये देखिए बढ़ता जा रहा है, सेकंड्स के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह से आप और भी इसमें सेकंड्स के अलावा और भी होते हैं मिली सेकंड्स। मान लीजिए आपको मिली सेकंड्स देखने हैं, सेकंड्स में भी मिली सेकंड्स होते हैं। तो ये देखिए ये कुछ आ रहा है मिली सेकंड्स, इसे रिफ़्रेश करिए तो ये रिफ़्रेश किया तो ये देखिए बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से ये मिली सेकंड्स हैं। तो ये अलग अलग टाइम के फंक्शंस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये गेट मिली सेकेंड्स का फंक्शन था। इसी तरह से आप पास्ट की भी किसी डेट का टाइम निकाल सकते हैं, उस टाइम का। और जैसे मैंने अभी पास्ट की डेट का ईयर, मंथ और डेट निकाला था, उसी तरह से टाइम निकाल सकते हैं। तो ये पास्ट की डेट का जो होता है रात के 12 बजे का, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो 12 बजे का मतलब होता है 0, रात का 12 o'clock का 0 दिखाता है और फिर इसका 1 2 3। तो ये रात के 12 बजे का या दिन के 12 बजे का ही टाइम 0 शो करता है। इस तरह से मिनट में भी ये 0000 शो करेगा, पर्टिकुलर पास्ट की कोई आप डेट अगर डालते हैं तो। अभी तक आपने गेट के डेट और टाइम के मेथड्स देखे। अब हम सेट के मेथड्स देखेंगे। सेट डेट, टाइम, फुल ईयर, आवर्स, मिली सेकेंड, सेकेंड, मंथ, आवर्स। तो इनको कैसे हम यूज़ करेंगे ये समझेंगे। ये बेसिकली पास्ट की कोई डेट डालकर उसके मंथ ईयर जानते हैं या फ्यूचर की कोई डेट डालकर जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाउ डॉट सेट डेट फिक्स कर लिया है। फिर मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैंने अपने सिस्टम की डेट 5 साल पीछे कर ली है ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये 20 डाला तो 5 साल बाद पीछे डेट जो थी उससे रिलेटेड करंट डेट तो आई थिंक 2019 आएगी। तो उसमें मंथ में जो भी होगा एक नेक्स्ट डे का यहाँ पे शो कर देना चाहिए डेट। आई थिंक सेट डेट में यहाँ पे उसका डेट शो कर दीजिए। देखिए ये कुछ आ गया है वेडनेसडे फैब 2029 ये टाइम कुछ आ गया है। तो ये डेट शो हो गई है 5 साल पहले की, और उसमें मैंने डेट लिख दी थी कि 20 तारीख जब हो तब की डेट शो कर दो। इसी तरह से फुल ईयर मान लीजिए मैंने लिख दिया है 2020 का फुल ईयर बताओ। तो मैंने ये डेट ईयर पास कर दिया है तो वही फुल ईयर दे दिया है, जो पिछली वाली डेट थी उसी से फुल ईयर निकाल के दे दिया है। तो ये सेट पर्टिकुलर डेट को सेट करके उससे रिलेटेड डेटा हम निकाल सकते हैं। तो ये होता है सेट डेट का मेथड। तो इस तरह से ये ईयर निकाल दिया। मान लीजिए यहाँ पे गेट मंथ कर दिया हमने, तो इसका पर्टिकुलर मंथ 1 आ रहा है, यानी कि फरवरी का मंथ आ रहा है। मैंने बताया था 0 फॉर जनवरी और 1 फॉर फेब। तो इस तरह से ये गेट मंथ इसका निकल आया। इसी तरह से 2020 का मान लीजिए मैंने लिख दिया सेट मंथ। तो मंथ यहाँ पे 4 प्रेस डाला है तो 4th मई का होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मई मंथ का डेट और टाइम शो कर रहा है। कोई भी पुराना आप डाल सकते हैं डेट और टाइम, जिससे रिलेटेड आपका सिस्टम का डेट भी ले सकता है या पुराने डेट और टाइम का भी मंथ ले सकता है। तो इस तरह मैंने तो अपनी सिस्टम डेट पीछे की है, लेकिन आप करंट डेट का भी निकाल सकते हैं। सेट आवर्स, तो ये 14 आवर्स का ये दिखा रहा है डेटा कि ये टाइम्स दिखा रहा है कि 14
और 37 मिनट 19 सेकेंड, ये तो आवर्स शो कर रहा है। इस तरह से सेट आवर्स पे वही उसी तरह से काम करेगा जैसे गेट के लिए फंक्शंस काम कर रहे थे, वही सेट के लिए करेगा, बट स्पेसिफिक डेट के लिए या पुरानी पास्ट की या कोई फ्यूचर की डेट के लिए ये वर्क करेगा। और इसी तरह से यहाँ पे नाउ के साथ हम और भी कई फंक्शंस लगा सकते हैं जो हमने मिली सेकेंड्स के लिए यूज़ किए थे, वो फंक्शन भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें डेट को स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखना है, तो यहाँ पे नाउ के साथ हम गेट डेट प्लस स्लैश करके फिर गेट नाउ के साथ गेट ईयर, गेट मंथ, फिर गेट ईयर, इस तरह से जैसे हमारे को खुद का अपना डेट का फॉर्मेट डिज़ाइन करना है तो उस हिसाब से फिर हमने कॉन्कैटिनेट करके स्लैश करके फिर नाउ डॉट गेट ईयर, तो ये लिखा है यहाँ पे फंक्शन साइन में लगाना भूल गए हैं तो फंक्शन साइन लगा देते हैं। गेट डेट, यहाँ पे फंक्शन साइन पैरेंथेसिस लगा देते हैं सब में। तो ये क्योंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन साइन लगाना ज़रूरी है जो पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट होता है। अब सेव करके ये देखिए जो भी मैंने जो 5 साल पुरानी सिस्टम डेट सेव करी थी तो ये डेट आ गई है जो सिस्टम की करंट डेट है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, स्लैश के साथ आपका पुराना डेट भी ये शो कर रहा है। ये फंक्शन करंट डेट के लिए है, आपकी जो भी सिस्टम की करंट डेट होगी वो शो करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।